नमस्कार प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से केवीएस के सर और कौटिल्य एजुकेशन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम 7th क्लास के सेकंड नंबर चैप्टर दादी माँ को पढ़ेंगे, जिनके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। आपको लेखक का नाम याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि लेखक या कवि कौन है, तो आपको इनका खास तौर से ध्यान रखना है। शिव प्रसाद सिंह, दादी माँ। पाठ का सार कुछ इस तरीके से है, हमने सिर्फ पाठ का सार निकाल लिया, पूरी बुक पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। तो इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है कि वे कितनी दयालु थी। अपने अच्छे स्वभाव के कारण वे घर और बाहर दोनों जगह के लोगों की प्रिय थी। लेखक जब बीमार हुआ, लेखक की उम्र 20 साल से ज़्यादा होने पर भी ज़रा सी कठिनाई पड़ते ही वह उदास हो जाती थी। न चाहते हुए भी वह ऐसे समय में उसके सामने दादी माँ की शीतल छाया ना छूटती। उसे लगता है कि क्वार के महीने में तालाब में बदबूदार पानी में बच्चे अपने पूरे शौक में नहा रहे हैं। लेखक भी 1-2 बार नहाया था पर बीमार पड़ गया था। उसका बुखार रात 12 बजे के बाद ही उतर सका। दादी माँ का इलाज किस तरीके से हुआ देखो। बीमार लेखक ने दिन में चादर ओढ़कर सोया था। उस समय उसकी दादी माँ उसे झाग वाले पानी में नहलाती थी। सफ़ेद बालों से पानी टपक रहा था। आते ही सर पेट छुआ और किसी चबूतरे की मिट्टी में मुँह में डाली। दिन रात चारपाई के पास बैठी कभी हाथ फेरती सहलाती थी तो कभी दाल चीनी का लेप करती थी और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने की हिदायत देती थी। उन्हें 50 किस्म की गवई दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता दादी माँ सबसे पहले पहुंचती। वही हाथ माथा छूना, भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया आदि का विश्वासपूर्वक अनुमान लगाती थी। बीमारी में साफ सफाई का ध्यान रखती थी। तकिए का गिलाफ न बदलने जाने पर वह पागल सी हो जाती थी। यानी दादी माँ की अपनी अच्छाइयाँ हैं, कुछ बताई जा रही है कि किस तरीके से वो घर में बीमारी का इलाज करती थी और किस तरीके से अलग अलग से दवाइयाँ बताती थी। एक दोपहरी का अप्रिय प्रसंग क्या है देखो। एक दोपहरी में दादी माँ रामी की चाची धन्नो पर खूब बिगड़ रही थी। एक रामी की चाची थी धन्नो, उस पर खूब बिगड़ रही थी। उससे मैं सूद के सारे पैसे वापस करने की बात करी थी। धन्नो को मतलब दादी ने कर्जा दिया था तो उसे वापस देने की बात करी थी, ब्याज के समेत। धन्नो पैसे फसल पर वापस करने की बात करी थी। धन्नो ने लड़की की शादी और उसके निस्तार का वास्ता देकर दादी माँ के पैर छूना चाहा, पर दादी माँ ने कहा चल हट पीछे, अभी नहा के आई हूँ। लेखक ने कहा दादी यह बाद में पैसे दे देगी। तो इस घटना से कई दिन बाद एक धन्नो दादी को आशीर्वाद देती जा रही थी। एक दिन धन्नो दादी को आशीर्वाद देती। अब देखो, उन्होंने तो उनके साथ बुरा किया लेकिन फिर भी दादी को वो धन्नो है वो आशीर्वाद दे रही थी। लेखक ने कहा उस दिन दादी ने तुम्हें डांट रही थी और आज तुम फिर उनको आशीर्वाद दे रही हो। धन्नो बोली बेटा वह तो देवता है, उन्होंने पीछे के सभी रुपये माफ़ करते हुए बेटी की शादी के लिए 10 रुपये और भी हमें दिए हैं। विवाह उत्सव में रत जगह का अभिनय। रत जगह वो होता है जो एक दिन पहले, शादी से एक दिन पहले जो औरतें गाना गाती है। शादी के 2 रत जगह माने जाते हैं आज के टाइम में। एक तो शादी की विदाई होने के बाद गाया जाता है, उसमें अभिनय करती है लेडीज़, तो वो होता है। तो यहाँ पे उसी का वर्णन किया गया। एक तो रत जगह होता है शादी से पहले का होता है, एक दिन पहले जो औरतें हैं वो अभिनय करती है, लोक भाषा में लोकगीत गाती है। ऐसे ही दूसरे दिन में जब लड़की की विदाई होती है या शादी होकर लड़की घर पर आती है तो उसका भी रत जगह में अभिनय किया जाता है। विवाह की रात में जब बारात चली जाती है तो औरतें रात भर जागकर अभिनय करती है, जिसमें शादी से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, जिसमें सभी पार्ट महिलाएं करती है। बीमार होने के कारण लेखक बारात में न जा सका। दादी ने घर में ही लेखक को सुला दिया। और यह बात अन्य औरतों को पता नहीं लगी और वो अभिनय करते रहे। भाभी को जब अभिनय ने भाभी की इस बात पर लेखक की हंसी छूट गई। जब कोई अभिनय था तो जब भाभी का कोई अभिनय आया यानी लेखक की भाभी का, तो वो लेखक हंस पड़ा, बंडा फोड़ हो गया। तब दादी ने लेखक का बचाव किया और दादी के शरण में जाते हुए बच्चे को अभयदान मिल गया, मतलब क्षमा कर दिया गया उसको। स्नेह ममता की मूर्ति। अब दादी माँ में किस तरीके से स्नेह था, किस तरीके से ममता की मूर्ति थी, वो हम पढ़ेंगे। दादी को जीवन का गहन अनुभव था। दादी जी की मृत्यु के बाद यह संसार उन्हें झूठ की डैश मालूम होता था। उन्हें असली नकली शुभ चिंतकों की पहचान हो गई थी। दादी जी के श्रद्धा भाव में लेखक के पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की थी। दादी अकेली होने के कारण उदास रहने लगी। वे अपना अधिकांश समय पूजा पाठ में बिताने लगी थी।
एक सुबह पिताजी और किशन भैया उदास बैठे थे। अब रुपए कोई उधार नहीं देता था। कुछ लोगों के पिछले पैसे भी बाकी थे। वे रोने से हो रहे थे। तभी दादी ने उनको माथा सहलाते हुए बोली, अभी मैं हूँ ही। यह कहकर उन्होंने दादी जी के लिए दिए हुए कंगन निकाले और देते हुए कहा, पुराने लोग सब आगा पीछा सोच लेते हैं बेटा। किशन भैया आगा पीछा मतलब सब आगे की बात को सोच के चलते हैं कि भविष्य में उनको किसी तरीके से तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो कुछ रुपए या गहने बचा के रखते हैं। उसके बाद में किशन भैया को पत्र लिख लिए एक लेखक का हाथ काँप रहा था। उसने अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। तो कुछ प्रश्न आंसर है इसके। तो पहले हम इसके कठिन शब्दों को देखेंगे, किस तरीके से कठिन शब्द है इसके, उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। कठिन शब्द में देखो, अनमना का मतलब होता है उदास होता है, रूखापन मतलब शुभ चिंतक हितैषी। तो यहाँ पे अनुकूल न होने की स्थिति होती है। प्रतिकूल मतलब जो अनुकूल नहीं होता है। और शीत मतलब शीतल होता है। क्वार मतलब भारतीय कैलेंडर के अनुसार बरसात का आखिरी महीना होता है। ये क्वार पूछा जा सकता है एग्जाम में केवीएस के, क्योंकि केवीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वार, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं बताया, मैं क्योंकि मुझे पता था कठिन शब्दार्थ में है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार बरसात का जो आखिरी महीना होता है उसे हम क्वार कहते हैं। सिवान गांव की सीमावर्ती जो भूमि होती है, अध गली या आधी गली हुई, वो होती है, उसको सिवान बोलते हैं, यानी एकदम बॉर्डर जिसको कहते हैं। और लाई मतलब चावल का भुना हुआ दाना, उसको लाई बोला जाता है। चावल का जो भुना हुआ दाना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाई बोलते हैं। तो ये था। उसके बाद में यहाँ से हम पढ़ेंगे गंधपूर्ण मतलब बदबूदार होता है, ठीक है। हुड़क मतलब वियोग से होता है। हुड़क मतलब जी से मतलब दिल से रोना, वियोग से दुख। सद्य मतलब नया होता है। सद्य मतलब नया होता है। अदृश्य मतलब अज्ञात होता है। ओझल, अदृश्य मतलब या तो अज्ञात कह सकते हैं या ओझल कह सकते हैं। दालचीनी एक मसाला होता है। सरसाम मतलब मूर्छा, सरसाम पूछा जाता है। विषुचिका हैजा होता है। विषुचिका आपसे पूछ सकता है, देखना। हैजा का दूसरा नाम होता है विषुचिका। और तिताई का मतलब कड़वाहट होता है। सरसाम का मतलब होता है शांत शून्यता। उत्साह का उमंग होता है। देखो, कार प्रयोजन का मतलब होता है अनेक तरह के कार्य जिससे शादी विवाह होते हैं। निकसार का मतलब निकलने वाला मार्ग। मैं सूद का मतलब ब्याज सहित होता है। निस्तार का मतलब होता है छुटकारा। विहल मतलब अत्यंत खुश। ओरिन का मतलब कर्ज मुक्त हो जाना। अभिनय मतलब नाटक होता है। दालन मतलब बरामदा होता है। दालान का मतलब होता है बरामदा। आपत्ति मतलब असहमति होता है। वात्या चक्कर देखो, बवंडर को कहा जाता है वात्या चक्कर, ठीक है ना। और डामाडोल मतलब चंचल अधीर। अतुल मतलब होता है असीम। पाला ओस की बूंद को जम जाना, उसको पाला बोलते हैं, आपको पता ही है। स्नेह कातर का प्रेम युक्त होता है। सहेज कर मतलब सावधानी से। वंश मतलब खानदान होता है और वंश परिवार भी होता है। और आगा पीछे मतलब शुभ अशुभ। श्राप भ्रष्ट मतलब होता है शापित। विलीन मतलब अदृश्य हो जाना, गुप्त हो जाना, खो जाना। गिनौनी मतलब घृणित होता है। धूमिल मतलब क्षीण और कमज़ोर। और पांखे मतलब पंख होता है। तो ये कुछ कठिन शब्दार्थ थे जो हमने पढ़े अभी। अब इससे आपसे पूछ सकता है कि लेखक का नाम, पाठ और लेखक का नाम क्या है। तो लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। और लेखक को पाठ का नाम है दादी माँ। लेखक को बुखार था इसलिए वह दिन में चादर ओढ़ के सो रहा था। क्यों सो रहा था ये पता है। लेखक ने दादी को किस रूप में देखा। लेखक ने देखा कि दादी भी उसी झाग वाले पानी में नहा रही है। उनके शरीर पर बिना किनारे वाले सफ़ेद धोती है। उनके सन जैसे सफ़ेद बालों से पानी टपक रहा है। दादी ने आंचल से क्या बांध रखा था और क्यों। दादी ने आंचल से अदृश्य शक्तिशाली चबूतरे की मिट्टी बांध रखी थी, जिसकी शक्ति से उनको अपने पौत्र यानी लेखक को ठीक होने की आशा थी। प्रायवाची देखो, स्नेह और सद्य और अदृश्य। स्नेह का मतलब प्यार से पूर्ण। सद्य मतलब अभी अभी तुरंत। अदृश्य मतलब जो दिखाई न दे। आगे देखो, जो दूसरा जो पैराग्राफ आया था हमारा, उसमें क्या दादी के उत्साह और उमंग का क्या कारण था। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो, दादी के उत्साह और उमंग का कारण क्या था। किशन की शादी तय होना। जब किशन की शादी तय हो गई थी तो दादी के उत्साह का उमंग का कारण था। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न देखो, दादी बुलाने पे विलम्ब से क्यों आती थी। दादी को बुलाने से विलम्ब से क्यों आती थी। तो यहाँ देखो इसका आंसर दिया हुआ है। दादी बुलाने पर विलम्ब से इसलिए आती थी क्योंकि वे कहीं न कहीं व्यस्त रहती थी, ठीक है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है। दादी देर से आने के क्या कारण बताती थी। दादी है वो देर से आने के क्या कारण बताती थी। दादी है वो देर से आने के कारण बताती थी कि शादी विवाह के घर में उनको सारा काम करना पड़ता है। सर पर उठाना ये मुहावरा है।
स्टोर करना, व्यस्त करना, ये आ सकते हैं, ध्यान रखना एग्जाम में। कार प्रयोजन का मतलब क्या होता है? कार प्रयोजन का मतलब शादी विवाह की आदि का कार्यक्रम जो होता है उसको बोलते हैं कार प्रयोजन। ये शब्द अजीब हो गई भाई, आ सकता है, देखना। पाठ के लेखक का नाम पता लगी गया आपको, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न यहाँ से देखेंगे, देखो, रामी की चाची दादी को आशीर्वाद क्यों दे रही थी? रामी की चाची दादी को आशीर्वाद इसलिए दे रही थी क्योंकि पिछला कर्ज उनको माफ़ कर दिया था और 10 रुपये और दिए थे उनकी लड़के या लड़की की शादी में। क्या बात है, लेखक ने ऐसा क्यों पूछा? लेखक ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि उसे दादी के नेक कार्यभार में जानकारी नहीं थी। गद्यांश के आधार पर दादी के स्वभाव के किस विशेषता का पता चलता है? दादी के स्वभाव के विशेषता का पता चलता है कि वो ऊपर से तो कठोर थी लेकिन अंदर से क्या थी? नरम थी। इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं। विहल अत्यंत प्रिय होता है। देखो, उऋण का मतलब होता है ऋण मुक्त हो जाना। आप जब 10th क्लास की बुक पढ़ोगे तो उसमें भी एक उऋणी शब्द आता है। जब परशुराम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि पहले अपने माता की ऋण से तो उऋण हो जाओ, तो ऋण मुक्त होना। हंसाई मतलब बेइज्जती या बदनामी होना। गाँव में किसका विवाह था? गाँव में किशन का विवाह था। किसका विवाह था? किशन का। और विवाह गीतों में अभिनय कब व कैसे होता था? यह अपन ने पढ़ा था अभी। पुत्र यानी स्टार्टिंग से लेकर और पुत्र उत्पत्ति तक के औरतें अभिनय करती थी रतजोगे को। राघव दालन में सो रहा था, औरतें ने उस पर आपत्ति की तो दादी माँ से बिगड़ गई थी। ये दादी उस पर क्यों बिगड़ गई थी, इसका प्रश्न था। 5 नंबर देखो, सिंपल सी बातें यहाँ से पढ़े हम। पाठ लेखक का नाम आपको पता लग ही गया, दादी माँ और शिव प्रसाद सिंह। दादी के स्वभाव की क्या विशेषता थी? दादी के स्वभाव की विशेषता थी कि वे प्यार और ममता और दया की प्रतिमूर्ति थी। तो ये कुछ प्रश्न हैं, ये आप यहाँ से देख लोगे। उसके बाद में मेन प्रश्नों में चलते हैं। यहाँ से देखते हैं एक बार। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में देखो, दादी के घर के कोने में क्यों बैठी थी? क्योंकि माघ के दिनों में कड़ाके की सर्दी थी। पश्चिम की ओर आने वाली पछुआ पवनें जिसको बोलते हैं, हवाई चुभने वाली सर्दी हड्डियों को कंपा रही थी। लेखक उनके पास उदास होकर क्यों बैठा रहा? लेखक दादी घर में कोने में दीपक जलाए पूजा अर्चना के लिए बैठी थी और लेखक ने दादी की आंखों में प्यार के अलावा कभी आंसू नहीं देखे थे। आज उन आंखों में आंसू देखे वह उदास मन से बैठा रहा। पछुआ मैंने अभी बताया था आपको, पश्चिम से आने वाली हवाएं, पछुआ पवनें जिनको बोलते हैं। पाले की शीत का मतलब पानी के जम जाने वाली सर्दी। और स्नेह कातर का मतलब ममता और प्यार से भरपूर। अब आपको प्रश्न जो है देखो यहाँ से करने हैं। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों में याद आ जाती थी? लेखक को अपनी दादी माँ के याद के साथ साथ निम्नलिखित घटनाएं याद आ जाती थी। देखो कौन कौन सी घटनाएं हैं। वही पहली घटना यह है कि कवार में माह में तालाब के बदबूदार पानी में नहाने की, रामी की चाची धन्नो को पैसे के लिए डांटना और फिर माफ़ कर देना, वो सब चीज़ें। किशन भैया के ब्याह में रत जगह में हुई अभिनय की, अत्यंत मुसीबत के दिनों में पिताजी को सांत्वना व मदद करने की। दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? क्योंकि दादी की मृत्यु के बाद लेखक घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी क्योंकि लेखक ने पिताजी ने दादी माँ के मना करने पर घर की खूब धन संपत्ति खर्च की थी। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है? दादी माँ के स्वभाव के सबसे अच्छे पक्ष में मुझे दूसरों की मदद करना, समय असमय पर जरूरतमंदों के पैसे की मदद करती थी और समय पर रुपए पैसे वापस न मिलने पर डांटती भी थी और कर्ज माफ़ भी कर देती थी। तो ये उनका मदद करने का ही तरीका था। तो ये तो महीनों के बारे में बताया गया, इसमें कुछ खास नहीं है। और यहाँ से हम इसमें भी कोई खास नहीं है। आगे चलते हैं हम, जो मेन हमारे एग्ज़ाम के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उन्हीं पे बात करेंगे और बाकी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें वाक्य प्रयोग है, ये भी नहीं करेंगे क्योंकि वाक्य प्रयोग तो नॉर्मल चीज़ है, साहब आकर हम अतिरिक्त प्रश्नों में चलते हैं थोड़ा सा। तो ये जो प्रश्न है ना यहाँ से करते हैं क्योंकि ये भी इसमें यहाँ से प्रश्न आएंगे और आपके बच्चों के भी आएंगे। तो दादी माँ का पाठ का मूल कथ्य इनमें से क्या हो सकता है? तो दादी माँ का ममता भरे स्वभाव जो होता है वो इसका ममतामयी मतलब एक भाववाचक संज्ञा भी कह सकते हैं और विशेषण में भी जा सकता है ये। तो तालाब के पानी से गंध आने का कारण इनमें से क्या होगा? इसके तीनों ही कारण थे, मैं आपको बता दूं। दूर से बहकर आई हुई अधगली घासें थी, गेहूर और वन प्याज की जड़ें थी और बरसाती घासों के बीज और खोखला पानी था। ये तीनों इसके कारण थे।
दादी ने रामी की चाची को दिए पीछे का सभी रुपए छोड़ दिया। उनके इस व्यवहार से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? आपको पता ही है इसमें दयालुता होगी और क्या है, तो परोपकारी बनने की होगी इसमें। इसका ऑप्शन यह सही होगा आपका, परोपकारी बनने की। दादी माँ को संसार धोखे की डैश मालूम होता था। मैं इस शब्द को नहीं बोलूँगा, मालूम होता था। इसका क्या कारण था? तो दादी माँ को संसार धोखे का मालूम होता था, तो इसका मतलब है संसार उनको मिला धोखा, पुत्रों से मिला उनको धोखा, कर्ज द्वारा उनके रुपए वापस न करना, दादी जी द्वारा उन्हें मिला धोखा, तो दादाजी द्वारा मिला उन्हें धोखा था। पुराने लोग आगे पीछा सब सोच लेते हैं। इसका भाव क्या है, इसमें मूल भाव क्या है? तो पुराने लोग हैं वो भविष्य की ज़रूरतों के लिए कुछ बचा के रखते हैं ताकि भविष्य में काम आए, तो ये इसका आगे पीछा बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट में देखो, दादी दिन भर, ये आप ऊपर से पढ़ लेना, मैं सीधे आपको प्रश्न समझा देता हूँ, ये वाला आपको पढ़ना है कि किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या करना? दिन भर गायब रहती थी, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। पड़ोसी ने आती थी, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार प्रयोजन का घर ठहरा कार शादी ब्याह का। और एक काम अपने हाथ में न करूँ तो होने वाला नहीं है। दादी दिन भर गायब क्यों रहती थी? कि शादी के आयोजन की व्यवस्था में लगी रहती थी सारे दिन, ठीक है। किशन की शादी तय होने पर दादी को क्या दशा हुई? वह बहुत खुश हो गई थी। आपको पहले ही हमने बताया, इस प्रश्न को पहले भी आ चुका है कि जब किशन की शादी थी तो दादी बहुत खुश हुई थी, वे बहुत खुश हुई, ये इसका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। वाक्य से दादी के बारे में क्या पता लगता है? दादी के इसके बारे में ये पता लगता है कि, ऊपर चलते हैं अभी, कि दादी बहुत व्यस्त दिखाई देती थी। मतलब दादी क्या थी? बहुत व्यस्त थी, इसका ऑप्शन ही आएगा, दादी बहुत व्यस्त थी। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट में, उन्होंने सारा घर सर पर क्यों उठा रखा था? घर का सारा काम स्वयं करने के कारण, शादी के आयोजन के कारण, जाग भरे पानी में नहाने के कारण, तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा शादी के आयोजन के लिए उन्होंने सिर्फ घर पे उठा रखा था क्योंकि शादी का आयोजन था। प्रयोजन का तत्सम होता है प्रयोजन इसका आंसर हो जाएगा, ये आ सकता है। एक दिन रास्ते में रामी की चाची, ये आपको कहानी पता ही है, तो अब हम इसके सीधे प्रश्न पढ़ेंगे। रामी की चाची रास्ते में किससे मिली? रामी की चाची किससे मिली थी? आपको पता है, रामी की चाची दादी से मिली थी, फिर दादी ने उनको डांटा भी था कि पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पे रामी की चाची है वो किशन से मिली थी, याद रखना, किससे मिली थी? किशन से मिली थी। तब वो बात होती है उनकी। रामी की चाची दादी को आशीर्वाद क्यों दी जा रही थी? क्योंकि दादी ने उनका कर्ज माफ़ करके उनकी मदद की थी। दादी का स्वभाव कैसा था? अंदर ऊपर से कठोर था, अंदर से नरम था दादी का स्वभाव, ठीक है। आपके विचार से पुत्रों फलों का आशीर्वाद देती है, तो यहाँ पे पुत्र प्राप्ति का होता है। गांव में आप जाओगे तो आपको इसका पता लग जाएगा, क्योंकि जब दादी या कोई बड़ा होता है जो आशीर्वाद देता है बहू को, तो वो इसी तरीके से आशीर्वाद देता है, सालिस पूतियो सैनजियो भाईजियो पुता ना दूधो नाओ पुता फलो। तो ये मुझे भी याद है, देखो पूरा हमने भी सुना है। तो पुता फलों का मतलब होता है पुत्र प्राप्ति, यानी आपको पुत्र की प्राप्ति हो। पूर्णी शब्द निम्न किस प्रकार का शब्द है? पूर्णी शब्द जो है वो तद्भव शब्द होता है, ठीक है ना, तद्भव शब्द इसके अंदर आपका आ जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद में आगे चलते हैं हम। ये मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि पैराग्राफ हमने पूरी लेसन को पढ़ लिया है, तो पैराग्राफ पढ़ने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो लेखक ने दादी माँ को स्नेह और ममता की मूर्ति क्यों कहा? लेखक ने इसलिए कहा कि सारे स्वभाव उसके अंदर दादी माँ में थे, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में देखो सूखे पत्ते, बहुत ही बढ़िया है, ये एग्जाम में आ सकता है केवीएस में। सूखे पत्ते सा नचाने से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब होता है कि मनमर्जी से परेशान करना। किसी को मनमर्जी से परेशान करते हैं तो सूखे पत्ते सा नचाने से कहते हैं। और इसमें अगर आपसे अलंकार पूछिए तो उपमा अलंकार होगा, ध्यान रखना, उपमा अलंकार होगा इसके अंदर। दादी माँ को संसार कैसा लगता था? छल कपट से भरपूर लगता था दादी माँ को, ठीक है। दादी जी ने उनसे कौन सी झूठी बात कही थी कि दादाजी के पहले मरने की बात जो कही थी, दादाजी के बाद मरने की जो बात कही थी वो झूठी थी। ये पहले वाला ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। ममता शब्द से बना विशेषण क्या हो जाएगा? तो आपको पता ही है, ममता शब्द से ममतामयी, मैंने आपको बताया था पहले भी, ये विशेषण होता है। ममता इसका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ये भाववाचक संज्ञा देखना, ममता भाववाचक संज्ञा, जिसमें त्वय लग जाता है वो भाववाचक संज्ञा होती है, और जिसमें ममतामयी ये क्या है? विशेषण हो जाएगा। तो ये था आपका। अब 4 नंबर पैराग्राफ में चलते हैं।
पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर पढ़ेंगे। दादी माँ की उदासी का क्या कारण था? किसी की दादा की असमय मृत्यु होना, या रामी की चाची द्वारा पैसे वापस न करना, किसी की शादी में सारा काम करवाने पर उनके, तो दादाजी की असमय मृत्यु होना। पछुआ किसे कहते हैं? पश्चिम से आने वाली जो हवाएं होती है उनको कहते हैं। SST में आपने पढ़ा होगा। दादी माँ दिया जलाए कहाँ बैठी थी? कोने वाले घर में बैठी थी, आपको पता ही है, ठीक है। लेखक उनके पास किस भाव से बैठा रहा? लेखक उनके पास है वो उदास होकर बैठा रहा, उदास होकर बैठा रहा उनके पास। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी, रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? दादी माँ अक्सर उदास रहती थी, एक नॉर्मल एक सरल वाक्य है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो ये आपका था क्वार। सबसे अधिक क्या पसंद था? झाग बे तालाब में नहाने का पसंद था। तो ये आपका एक लेसन था। मोटी मोटी चीज़ इसमें आ गई है, मैं आपको बता दूं, क्यों ज़्यादातर हमने इसमें जो चीज़ें थी, प्रश्न थे, वो आपको इसमें दिखा दिए हैं। तो आप इसी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें।